चलो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, गुप्ता एंड सन्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, इज अ होलसेल सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई। ओके, गारमेंट का सप्लायर है, मतलब ये गुड्स का सप्लायर हो गया। ओके, गुड्स है एंड रेडीमेड गारमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ओके, कॉटन इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ओके, रेडीमेड गारमेंट्स आरसीएम नहीं है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके, गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज का क्वेश्चन है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज का, ये बताओ। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। अभी लास्ट डेट को यहाँ पर मैं ओके रिमूवल लिख देता हूँ। 30 days इज इन गुड्स, नॉट इन सर्विस में, गुड्स में नहीं। ओके, रिमूवल का डेट लिखता हूँ। ओके, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? डेट ऑफ इनवॉइस और रिमूवल। अभी रिमूवल के जगह पे कलेक्शन भी हो सकता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर समझो कोई पर्सन गुड्स आके लेके जाता है फिर भी माना जाएगा कि रिमूवल हुआ है। ओके, ये पॉइंट बताया था। तो बस उसके बेसिस पे हम लोग को खाली ये दो ही चीज़ें ढूंढनी है। देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारा फालतू डेटा दिया है जो कि अपने का कोई यूज़ का नहीं है। अपने को खाली दो ही चीज़ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डेट ऑफ इनवॉइस एंड रिमूवल और कलेक्शन, बस विच एवर इज अर्लियर करेंगे। तो एक एक करके डेट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, कौन सा काम करनी है वो। ऑन 5th September, Mohini, an owner of charming boutique located in Dadar, approached the Gupta Sons for supply of consignment। मतलब कि कंसाइनमेंट परचेस करने के लिए अप्रोच किया, कुछ काम का नहीं, खाली मीटिंग हुआ। ओके, उसके बाद गुप्ता एंड सन्स गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी बाय 2 December। ओके, 2 दिसंबर को कंसाइनमेंट रेडी हो गया, रेडी। एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्स मोहिनी अबाउट द सेम। उसने मोहिनी को बताया कि कंसाइनमेंट रेडी हो गया। कुछ काम का है क्या? काम का क्या डेट है? इनवॉइस डेट। द इनवॉइस फॉर कंसाइनमेंट वॉज इशूड द नेक्स्ट डे। ओके, अगले दिन पर इनवॉइस बनाया, मतलब कब बनाया? 3 December को इनवॉइस बना। बोलो ये डेट काम का है अपने लिए? यस, ये डेट अपने काम का। तो 3 December इज डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, एक तो एलिमेंट मिल गया, अभी और एक चाहिए। क्या चाहिए? रिमूवल चाहिए या तो कलेक्शन, दोनों में से जो भी रहेगा वो चाहिए। ड्यू टू सम रीजंस मोहिनी कुड नॉट कलेक्ट द कंसाइनमेंट इमीडिएटली, सो शी कलेक्टेड द कंसाइनमेंट। सो शी कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट, मतलब वो कलेक्ट कर रही है, तो भी रिमूवल ही बोलेंगे ना उसको। कलेक्ट कर रहे तो क्या होगा? वो भी रिमूवल है। द कंसाइनमेंट फ्रॉम प्रीमाइस ऑफ गुप्ता एंड सन्स ऑन 18 December। काम का है ये डेट? यस। सो 18 December is called as date of removal, that is collection, and hands over the check for payment on the same date. The payment is entered into books of accounts on 20th December and amount is credited in bank account on 21st December। ये दोनों डेट अपने काम का है ही नहीं, क्योंकि गुड्स के केस में पेमेंट इज इरेलेवेंट। सर्विस में आर का जरूरत है, लेकिन गुड्स में रिसीट ऑफ पेमेंट का कोई जरूरत नहीं। ओके, तो सिंपल है 3 December और 18 December, विच एवर इज अर्लियर। 3 December क्लियर है सबको? ओके, एग्जाम में अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ओके, 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। चिकू ट्रेडर्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स। ओके, गुड्स का सप्लायर, गुड्स का सप्लायर। ऑन 10th April ही रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नीलू ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट। मतलब कि ऑर्डर मिला, कुछ काम का है क्या? हमको दो ही डेट चाहिए, वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट इशू, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। खाली यही दो डेट चाहिए। चीकू ट्रेडर गेट द कंसाइनमेंट रेडी बाय 15th April। द इनवॉइस वॉज इशूड ऑन द नेक्स्ट डे। देखो एकदम सेम है, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ओके, तो 16 तारीख को इनवॉइस बना। ओके, कलेक्शन कब हुआ? 25th को, विच एवर इज अर्लियर। 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है।
के जो एग्जाम्पल करवाया था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का, ओके 5 सितंबर, 5 अगस्त, 6 अक्टूबर, ओके 56,000, 17 अक्टूबर, ये वाला पूरा सेम टू सेम करवाया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अपना हुआ है, सेम ही क्वेश्चन था शायद, रिमूवल वाला सीखा तब सेम ही करवाया था एग्जाम्पल। सुनो, अभी अगर हम लोग अप्रूवल के ऊपर गुड्स भेज रहे हैं, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे हम लोग अगर भेज रहे हैं, ओके तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज, लास्ट डेट क्या था, 6 months फ्रॉम रिमूवल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब इन तीनों डेट में से हमको अर्लियर ढूंढना है, समझ में? ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट के जगह पर डायरेक्टली प्रोविजन लिख दी। तो इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर चाहिए। अभी इन तीनों में से जो रेडीमेड डेट दिया है वो ढूंढो पहले, क्या रेडीमेड दिया। देखो इनवॉइस का डेट रेडीमेड है एंड एक्सेप्टेड का रेडीमेड है, रिसीट ऑफ पेमेंट काम का है ही नहीं। ओके हम लोग को रिमूवल से 6 मंथ वाला काम का है। ओके तो 2 जून आएगा यहां से अगर गिनेंगे तो, ओके अगले दिन से गिनना है 2 जून, एंड सीएमए वालों को उसी दिन से गिनना है, तो 1 जून। ओके तो सीए वालों को 2 जून, सीएमए वालों को 1 जून। हाँ हाँ, पर ठीक है तुम लोगों को बताया तो जा रहा है पहले से। मतलब ये लोग जो बुक डायरेक्टली खरीदते हैं उन लोग को ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। अभी मैं क्या करूँगा, नीचे नोट में लिख लूँगा। एक्चुअली मेरे को भी मालूम नहीं था, मेरे को भी अभी का जो सीएमए बैच है उन लोगों ने बताया कि उन लोग के इंटर में और सीएमए बैच मिक्स होता था, तो सर तो मॉड्यूल से ही दिखाते थे, उन लोग का कुछ खुद का नोट्स नहीं था। तो दोनों मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन का अलग आंसर था एक दिन से, तब उन लोग को भी समझा कि तो उधर से ही शुरू किया फिर, तो वैसा ही अभी ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो डेट है, कि ये डेट, ये डेट और ये डेट तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन। ओके 2 जून, अभी ये 2 जून अगले साल क्या, 2018 नहीं है, ये 2019 का डेट है। ओके बाकी 2018 वाले। ओके 2 जून, 15 दिसंबर और 5 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, करो आगे आगे आगे, यहाँ पर कोई भी 15 ले लो, आगे 2 जून, 2 जून क्या हुआ, नहीं नहीं ठीक है चलेगा, अभी के लिए 2 जून समझ के चलो, कुछ नहीं कुछ, समझ में आया सबको? ओके हाँ, बाकी का 5,000 गुड्स अगर 6 महीने में वापस आ रहा है तो फिर उसका कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर 6 महीने के बाद आ रहा है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, एंड बाद में जब भी आप इन गुड्स को बेचोगे एक्चुअल में, तब नहीं भरना है। ओके अभी आपको भरना पड़ेगा, और बाद में गुड्स आपके पास आ गया तो आप फ्यूचर में तो सेल ही करने वाले हो इसको, तो जब भी फ्यूचर में सेल करेंगे तब मत भरना, अभी तो भर दो। बनता ना ये बिल, डिलीवरी चलान के बेसिस पे बनता है ये बिल। हाँ बनाएंगे यस, क्योंकि ईवी बिल कौन से केसेस के लिए बनता है, फॉर सप्लाई फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो तीनों में से केस आ रहा है ना एक, अदर देन सप्लाई, तो खाली भेजा तो भी ईवी बिल तो बनाना पड़ता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आरसीएम का क्वेश्चन है, आरसीएम गुड्स। ओके आयुषी सुपर शॉपी procured certain goods which are taxable under reverse charge. Okay आरसीएम में taxable है ये goods, he provides the following information। अभी आरसीएम गुड्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स
और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट. ओके, विच एवर इज अर्लियर. पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर. ओके, अभी सुनो. डेट ऑफ, इसमें से कौन सा रेडीमेड दिया हुआ है चीज़ है वो चेक करो. ये रेडीमेड है, इनवॉइस नहीं है रेडीमेड. इनवॉइस में 31 डे ऐड करेंगे तब अपना काम का डेट आएगा. ओके, डेट ऑफ पेमेंट रेडीमेड है, मतलब इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. दोनों में चलो लकीली यही आ रहा है तो इसी को हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि 8 नवंबर भी है 21 जुलाई भी, दोनों सेम ही आ रहा है, अर्लियर वाला. ओके, अभी यहाँ से 31st डे को ऐड करो. कैसे ऐड करेंगे सिखाया था. देखो, नवंबर में कितना दिन है, 30 डेज. ओके, 30 -2, ओके 28. इसमें हम कितना ऐड करेंगे तो 31 आएगा, +3, तो 3rd दिसंबर इज द 31st डे. क्लियर है. एंड सी में वाले को सेकंड. ओके, सेकंड आएगा आप लोग. एंड यहाँ पर ओके 30 -18, 12 + 19, 19 जुलाई. क्लियर है क्या. समझ में आया सबको. तो अभी कैलकुलेट करो. 3rd नवंबर, 3rd दिसंबर, 8 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर. हाँ, 3rd नवंबर. ओके, उसके बाद सेकंड वाला 19 जुलाई. क्लियर है सबको. सिंपल. देखो, अर्लियर कम कंपेयर करना है, उसमें कुछ हम लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे. क्योंकि हम लोग को सबसे पहला क्या करना है, क्वेश्चन देख के प्रोविजन कौन सा लगेगा वो सोचना है. एंड उसके बाद एकदम ईजी हो जाता है. ओके, अपन डायरेक्टली आंसर ढूंढने जाते हैं, अपने को पहले इस तरीके से प्रोविजन लिखने का, फिर एकदम ईजी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. ओके, गुड्स का बात कर रही है कि सर्विस का. गुड्स का यहाँ पर लिखा. ओके, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए. देखो, 3 चीजें चाहिए. डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और 31st डे और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. अगर 2 डेट ऑफ पेमेंट रहेगा तो 2 टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा. 2 डेट ऑफ पेमेंट, 2 टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल. इसमें से कौन सा रेडीमेड दिया चेक करो. डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स रेडीमेड है, 31st डे ये ढूंढना पड़ेगा. डेट ऑफ पेमेंट रेडीमेड है. ओके, बुक्स और बैंक, विच एवर इज, ये रेडीमेड है. ठीक है, मतलब रेडीमेड मतलब इसमें अपने को अर्लियर तो निकालना पड़ेगा. बुक्स का डेट दिया रहेगा, बैंक का डेट दिया रहेगा, विच एवर इज अर्लियर करेंगे तब अपना आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर से आएगा. और उसके बाद 31st डे क्या करना है, यहाँ से हम लोग को 31 डेज को ऐड करना है. समझ में आया क्या. चलो, सबसे पहला केस, जुलाई 1, अगस्त 10 और 29 जून में 31 डे ऐड करो. कितना आ रहा है. मई, जून, जुलाई, कौन सा. 30 जुलाई. ओके, हाँ ठीक है, तुम लोग को थोड़ा अलग. 30 जुलाई आ रहा है एक. 30 जुलाई और 29 जुलाई दोनों राइट आंसर होगा. ओके, तो 30 जुलाई. तो अभी यहाँ पर अर्लियर करो कैलकुलेट. 1 जुलाई. फर्स्ट का क्लियर है क्या. सेकंड, ये भी 30 जुलाई है. ओके, इन तीनों में से विच इज अर्लियर. क्या हुआ, जून 25 आएगा ना, 1 जुलाई नहीं आएगा. मंथ भी देखना है. ओके, खाली नंबर नहीं, मंथ भी देखना है. चलो आगे. अभी यहाँ पर देखो, टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से आएगा. 1 जुलाई, पार्ट पेमेंट 30 जून को है एंड पार्ट पेमेंट जुलाई 20 को है, तो इसके अंदर ही 2 टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा. ओके, इसके अंदर ही 2 टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा. बताओ कैसे. पार्ट पेमेंट का अलग होएगा. ओके, एंड 20 जुलाई का अलग होएगा. लिख के चेक करो, लिख के चेक करो, लिखो एंड चेक करो क्या आ रहा है टाइम. सब लोग करो. हाँ, फर्स्ट वाला देखो, जुलाई 1
जुलाई 1, जून 30 एंड 30 जुलाई। ओके, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 30 जून। क्लियर है क्या? एंड बैलेंस पेमेंट का ओके, जुलाई 1, जुलाई 20 और 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर। तो सेकंड वाले का जुलाई 1। क्लियर है सभी को? समझ में आएगा दो चीजें। उसके बाद वाला जून 5 को गुड्स मिला है, पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 28 जून एंड डेबिटेड इन बैंक 30 जून। तो व्हाट इज द पी, दैट इज पेमेंट का डेट क्या? अर्लियर है। ओके, मतलब कि ये डेट अपने को काम का है पी के लिए। अभी इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर निकालो। हाँ, ओके, इन तीनों में से विच एवर अर्लियर निकालना है। यहाँ पर अपने को 31 ऐड करने के बाद निकाल, 31 ऐड करो। ओके, 1 जुलाई 2 जुलाई आ रहा है, क्या हुआ? 1 जुलाई है, 2 जुलाई, ठीक है। तो 2 जुलाई अगर लिया यहाँ पर, तो जून 5, जून 28 और 2 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, 5 जून। चलो अगला, जून 1, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 जून एंड डेबिटेड इन बैंक 26 जून। क्या आएगा पी? क्या हुआ? विच एवर इज अर्लियर लेना है ना। क्या हुआ? पेमेंट का डेट है, पेमेंट का डेट। क्या हुआ? हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई निकालते अपन। ओके, इसमें 31 ऐड करो। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 29 जुलाई। कौन सा वाला? 30 जुलाई है ना ये? हाँ, 30 जुलाई, सेम। तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, 1 जून। क्लियर? कौन सा? नहीं 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 नहीं, आप लोग को नहीं दिखा। नहीं नहीं नहीं, 31 डे लिखना पड़ेगा आपको। पर कैसे कैलकुलेट किया वो नहीं लिखना है, 18 माइनस 30 माइनस, हाँ नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है। हम्म हम्म हम्म। प्रोविजन पहले लिख दो और बाद में फिर एक साथ पूरा टेबल, मतलब हर एक के लिए एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत। ये एमसीक्यू में भी नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन में भी नहीं पूछेंगे, किधर भी नहीं पूछेंगे। ओके, इंटर में तो बहुत आता है इसके ऊपर, फाइनल में इन सब के ऊपर नहीं आएगा। फाइनल में आया तो इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट आता है। करेंगे ना, अभी आएगा। ओके, फाइनल में डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। अभी ये वाला तुम लोग खुद से कर लेना बाद में घर पे, सेम टू सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 7, meal coupons are sold to a company on 9th August for being distributed to employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against the purchase of food items. The employees use them in various stores, okay, various stores for purchase of various items. Okay, various items purchase कर, मतलब कुछ भी खरीदी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफाइबल है कि नहीं है? ओके, वाउचर का केस है। ओके, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, if supply is identifiable then it is issue of voucher, and if supply is not identifiable, redemption of voucher। नहीं, रिडम्पशन होना मतलब खरीदी होना। खरीदी कहाँ हो रहा है? हाँ, क्या हुआ? कौन सा वाउचर है? अच्छा अच्छा, ऐसा। ओके ओके, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं क्या उसमें? प्रोविजन ना, रेवेन्यू नहीं करेंगे। ना ना ना, सुना अपने बस का बाहर है, एएस वाले हम लोग को इंडेक्स नहीं था। चलो सुनो, चलो इसमें सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल है। ओके, नॉट आइडेंटिफाइबल मतलब रिडम्पशन।
ओके, रिडम्पशन मतलब जब भी वो पर्सन उस वाउचर को यूज करेगा, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो इतना ही इसका आंसर। नेक्स्ट, Raju Private Limited receives the order and advance payment for carrying out architectural design job. For carrying out architectural design job. ओके, मतलब यहाँ पर ये सर्विस का बात हो रहा है। ओके, सर्विस का बात हो रहा है, सर्विस का। ओके, एडवांस पेमेंट कब मिला है उसको? 5 जनवरी को। इट डिलीवर्स द डिजाइन ऑन 23rd April. Okay, by oversight, no invoice was issued at that time. Okay, it is issued much later after the expiry of prescribed period. क्या prescribed period रहता है इनवॉइस बनाने का? 30 days. ओके, यहाँ पर 45 नहीं लगेगा क्योंकि बैंक वगैरह नहीं है। ओके, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? प्रोविजन बोलो खाली। आई और आर विच एवर इज अर्लियर, अगर टाइम लिमिट में बना था तो, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया, तो एस और आर विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज द सर्विस डेट? 23rd April. व्हाट इज द पेमेंट रिसीव डेट? ओके, 5 जनवरी, जुलाई नहीं। ओके, सो विच एवर इज अर्लियर, 5 जनवरी। क्लियर है? ब्रेक बाद में मिलेगा। ओके, हाँ। नहीं, पर टाइम पे इनवॉइस करेंगे उससे मतलब ही नहीं है, आपको पैसा मिल गया तो उधर ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा सर्विस का, क्योंकि पैसा मिला तब जीएसटी माना माना जाएगा कि भरना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, ये अपना हुआ है शायद, करवाया था ना ये, कम्युनिटी हॉल वाला करवाया ना। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ओके, ये प्रोविजन ऑफ सर्विस है, हम लोग को इनवॉइस 30 दिन के अंदर देना है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर हमने इनवॉइस दे दिया, इट इज आई और आर विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं दिया इट इज एस और आर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर 30 दिन में इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं, पहले ये चेक करो। फर्स्ट केस में हुआ है क्या? सेकंड केस में नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? यस, सुना है। ओके, नो है। उसके बाद, उसके बाद हुआ है क्या? नहीं हुआ है। देन, हाँ, क्या हुआ है ना यहाँ पर 30 दिन में, 6 दिन में इनवॉइस इशू हुआ। ओके, तो 30 दिन के तो अंदर ही हो गया ना। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले केस में आई आर विच एवर इज अर्लियर लेंगे। ओके, यहाँ पर अभी आई और आर है, तो पहले आर को सेट कर लेते एक बार। ओके, आर मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, तो ये वाला अपना अर्लियर हो गया। ओके, लकीली सब में अर्लियर यही वाला आ रहा है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले में आई और आर विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि ये डेट और ये डेट विच एवर इज अर्लियर। ओके, 31 अक्टूबर। सेकेंड वाले में एस और आर, एस मतलब 1 नवंबर और 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। इसमें 1 नवंबर और 5 दिसंबर, 1 नवंबर। इसमें 6 और 5 नवंबर है। 6 नवंबर है, 6 नवंबर। क्लियर है क्या? क्या हुआ? मैच पूरा देगा इसलिए लेट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ओके, ये वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने, एक बार रीड करो, रीड करो एक बार।
क्लियर है? यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मतलब डेट थोड़ा अलग रहेगा लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट सेम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। R Limited enters into contract with XYZ Limited on 2nd July for a period of 2 years, okay, for construction of new building used for commercial purpose. Total consideration is 150 lakhs. As per terms of contract, he is required to make payment at different stages of completion, that is 50%, 75% and 100%. मतलब कि ये जो केस है कौन सा वाला केस है? कंप्लीशन वाला। ओके, पेमेंट टर्म्स असर्टेनेबल नहीं है। देखो असर्टेनेबल होगा लेकिन एक स्पेसिफिक कंप्लीशन के टाइम पे होएगा। ओके, तो हम लोग क्या चेक करेंगे इस क्वेश्चन में कि वो पेमेंट का जो टर्म मतलब पेमेंट है अपना कंप्लीशन के पहले इनवॉइस बना है कि बाद में बना है। ओके, वो चेक करना है। तो यहाँ पर कंप्लीशन का टाइम लिमिट चेक करते पहले। सबसे पहला इनिशियल बुकिंग। इनिशियल बुकिंग मतलब डाउन पेमेंट करके उन लोगों ने बुकिंग किया रहेगा। ओके, तो ये सब एक ही डेट है, 2 जुलाई को इन लोग का बुकिंग हुआ, पेमेंट भी 2 जुलाई को है। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? 2 जुलाई, क्योंकि पैसा आ गया ना, सर्विस देने का बाकी है। देखो 2 जुलाई को पैसा आया और टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद 50% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, 50% काम हुआ। कौन से दिन पर काम हुआ? 15 मार्च को काम हुआ। क्या इनवॉइस बनाया विद इन टाइम लिमिट? नहीं बनाया। तो 15 मार्च और 29 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। 15 मार्च क्लियर है सबको? आगे 75% काम हुआ ऑन 20th जून। ओके, क्या टाइम लिमिट में इनवॉइस बनाया? यस, नहीं बनाया। 20 जून को बनाना चाहिए था, पर बनाया क्या? नहीं बनाया। तो यहाँ पर अगेन एस और आर विच एवर इज अर्लियर, तो 20 जून और 23 जुलाई। ओके, तो 20th जून आएगा। उसके बाद 100% काम हो गया। ओके, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को ही बिल बना, मतलब टाइम लिमिट के अंदर है। तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर आर अर्लियर आ रहा है। क्लियर सबको? 3 टाइम ऑफ सप्लाईज। ये क्वेश्चन खुद से करो, पढ़ो एक बार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, 1000 रुपये से कम एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, 1000 रुपये से कम एक्स्ट्रा मिलता है तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई रहता है उस एक्सेस का? उस एक्सेस का जब भी नेक्स्ट बिल बनेगा दैट डेट। ओके, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, लेकिन कोई भी सप्लायर कोशिश तो ये करेगा कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई डेफर हो। ओके, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। यस, हाँ हाँ, खाली थियरी। नहीं नहीं, हर एक इनवॉइस का चेक करो। हाँ, तो सबका एक साथ हम लोग फिर बाद में भरेंगे टाइम ऑफ। नहीं नहीं, क्यूमुलेटिव नहीं, हर इनवॉइस का 1000 रुपया ये, हर इनवॉइस का 1000 रुपया।
समझ में आए ये सबको? अभी ये सर्विस वाला केस है, एक मीम देगा। चलो, सर्विस वाला केस है, आरसीएम का सर्विस है। ओके, इट इज नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज, ये नॉर्मल वाला केस है। ओके, नॉर्मल वाला केस में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, ये बताओ। सर्विस का आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है? एसोसिएट नहीं है, नॉर्मल वाला है। ओके, 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर रेडीमेड क्या चीज दिया देखो, पेमेंट का डेट दिया है रेगुलर। ओके, क्लियर कट दे दिया, खाली अर्लियर वाला रहेगा तो करना पड़ेगा। एंड यहाँ से हम लोग को 61 डे को ऐड करना है। ओके, पहले यहाँ से 61 डे ऐड करो, करो 61 डे सब लोग ऐड। जून 29 प्लस 61st डे, क्या क्या 29 अगस्त आ रहा है सबको, या तो 28 अगस्त, 29 अगस्त लेते हैं। ओके, उसके बाद सबका एक साथ निकाल लेते हैं। तुम लोग सेकंड का निकालो तब तक। 1 अगस्त, ठीक। ओके, तो हम लोगों ने 61st डे को ढूंढ लिया अभी। अभी एकदम सिंपल है। ओके, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे, तो 10 अगस्त और 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। ओके, 10 अगस्त, 10 अगस्त और 1 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, 1 अगस्त। अभी यहाँ पर पार्ट पेमेंट है, मतलब यहाँ पर दो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। ओके, दो टाइम ऑफ सप्लाई। पार्ट पेमेंट कभी है? 30 जून को, तो 30 जून और और क्या कंपेयर करेंगे? हाँ, 29 अगस्त कंपेयर, 29 जून नहीं करेंगे। ओके, अगर 29 अगस्त कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 29 अगस्त नहीं आएगा, 30 जून आएगा, बराबर है। तो नेक्स्ट September 1 और 29 अगस्त, अभी फर्स्ट है, 1 सितंबर, फर्स्ट है ना डेट, फर्स्ट आएगा, 29 अगस्त आएगा। क्लियर है क्या? हम लोग को मंथ भी चेक कर। उसके बाद पेमेंट इज एंटर इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 28 जून एंड डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिटेड इन बैंक ऑफ अकाउंट, बैंक इज 30 जून, विच एवर इज अर्लियर आएगा, 28 जून। 28 जून एंड 1 अगस्त, ये दो डेट्स है। ओके, तो यहाँ पर 28 जून। नेक्स्ट, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 जून एंड बैंक अकाउंट 26, तो 26 इज अवर पेमेंट डेट। ओके, और 29 अगस्त, 26 जून। क्लियर है सबको? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ओके, ये इंटर लेवल पे आता है। Kabira Industries Limited engaged in services service of transportation of goods by road of consignment on 17 June and made advance payment for transportation on the same date, that is 17 June. However, consignment could not be sent immediately on account of strike in factory. Instead, it was sent on 20th July. The invoice was received from transporter on 22nd July. ओके, अभी यहाँ पर क्या लिखा है देखो, नोट एक दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स सर्विस इज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब कि जीटीए सर्विस है। ओके, तो पहले बात तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन बोल दो। ओके, 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्लियर कट दिया हुआ है, 17 जून। ओके, इनवॉइस से 61st डे ऐड करना है। ओके, इधर से 61 डे ऐड कर लो, 22 जुलाई से 61 डे को ऐड करो। तुम लोग ओरली कैसे कर लेते हो? कैलसी पे करो, मेरे को तो नहीं जमता है ओरली। 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त। ओके, विच एवर इज अर्लियर,
तो यहाँ पर 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, a registered supplier, imports business support service from Green Inc. of US. The relevant invoice for $120,000 is raised by Green Inc. on 18th August. Okay, Mint Industries makes the payment against said invoice as follows. Okay, हम लोग को दोनों इंडिपेंडेंट केस में टाइम ऑफ सप्लाई का तो याद करो, इसके लिए हम लोगों ने कुछ सीखा था अलग से। अलग से कुछ सिखाया था, देखो याद करो, कुछ सिखाया था। इम्पो अपना आरसीएम में 2 पार्ट था। हाँ चेक करो ये कौन से पार्ट में आएगा। कौन से पार्ट में आएगा चेक करो। एसोसिएट में नहीं आएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, इन लोग का होल्डिंग एंटिटी है, पेरेंट एंटिटी है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इट इज नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो हम लोग को 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट निकालो अभी फटाफट, सिंपल एकदम। इनवॉइस का डेट दिया है क्या चेक करो। इनवॉइस का डेट है 18 दिया ना, 18 अगस्त, उसमें ऐड करो 61 डे। 12 अक्टूबर और 22 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। ये अपना पहला केस का आंसर। ओके सेकंड केस 12 अक्टूबर और 27 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर 12 अक्टूबर। डेज ऐड करो जो लोग नहीं कर पाए अब तक, कर लो ऐड। ये इसी बंद करो। बारह अक्टूबर नहीं है। क्या आ रहा है 17 अक्टूबर। ओके 17 और 18 अक्टूबर। ओके ओके सॉरी, तो 18 अक्टूबर आएगा। तो 18 अक्टूबर ये अपना 61st डे है। ओके और 22 सितंबर। आंसर बराबर है, सेकंड वाले में चेंज हो जाएगा। 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर। ओके विच एवर इज अर्लियर। तो फर्स्ट वाले में सितंबर, सेकंड वाले में अक्टूबर। क्लियर है सबको। चलो ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना। कोठारी लिमिटेड मुंबई होल्ड्स 51% holds 51% shares of Wilson INC। समझ गए। ओके विल्सन INC US। Wilson INC provides business auxiliary services to Kothari Limited. Determine the time of supply। कौन सा प्रोविजन लगेगा, एसोसिएट एंटरप्राइज वाला। ओके क्योंकि यहाँ पर 51% शेयर होल्डिंग दिया हुआ है। समझ में आएगा। तो ये वाला जो तुम लोग को क्वेश्चन के इधर दिया है, ये एग्जाम के टाइम पे काम है। ओके एग्जाम के टाइम पे तुम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, तुम लोग को बाहर से मालूम पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये है। अगर वो तुम लोग का एरिया वीक है तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन करे। समझ में। हाँ तो अभी इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है, डेट ऑफ पेमेंट, सिंपल डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। ओके एग्रीड कंसिडरेशन 1 लाख। सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विस का डेट इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पर, नहीं ये कुछ काम का नहीं। इनवॉइस का डेट कुछ काम का है, ये भी कुछ काम का है। हम लोग को सिंपल खाली डेट ऑफ पेमेंट ही काम का है, जो ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर है। क्लियर है क्या। 30 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 18। ओके इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चेंज इन रेट के ऊपर क्वेश्चन है। ओके चेंज इन रेट के ऊपर क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो मिस्टेक होएगा। ओके प्रोविजन सिंपल था चेंज इन रेट का, लेकिन चेंज इन रेट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड थोड़ा ट्विस्ट करके आता है ऑलवेज।
क्योंकि इंटर लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे वो सिलेबस में था ही नहीं सेक्शन 14। एंड सीए में था लेकिन एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते थे, लेकिन अभी फाइनल में दोनों ही सिलेबस में ये वाले सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा। मिस्टर महेंद्र शर्मा, एन इंटीरियर डेकोरेटर registered at Ahmedabad, provides services to one of his clients XYZ Company Limited, registered at Pune, Maharashtra. The provision of service was completed on 10th August. देखो हर एक डेट का कुछ रिलेवेंस है, वो हम लोग को लिखना है। ओके, डेट ऑफ सर्विस है ये, क्या है, 10th August. And the payment was received and entered into books of accounts on 11th August. देखो इसको हम लोग पी नहीं बोल देंगे, ध्यान से सुनना। पहले चेक करेंगे कि 4 दिन के अंदर अंदर आया है कि नहीं, मतलब रेट ऑफ टैक्स चेंज कब हुआ वो हम लोग ने अब तक नहीं पढ़ा, आगे देखेंगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 16th August, रेट वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 12%। मतलब 16 अगस्त को रेट क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया। ओके, पेमेंट वॉज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 11 तारीख को। ओके, अभी हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअल में बैंक में कब आया ये पैसा। पेमेंट वॉज रिसीव्ड एंड वॉज credited in the bank account on 17th August. ओके, विद इन 4 days आया क्या पैसा, चेक करो। कहां से चेक करेंगे, 4 days। ओके, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से 4 दिन में आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 14th अगस्त तक आना चाहिए था। 11 को सॉरी 16 को गिन के 16, 17, 18, 19 तक पैसा आना चाहिए था। ओके, 19 तक पैसा आना चाहिए, 4 दिन मतलब उसको उस डेट को गिन के 4 दिन, तो अपने को तो बहुत पहले आ गया। तो यहाँ पर पी क्या रहेगा, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट वुड बी 11th और 17th विच एवर इज अर्लियर, तो इट इज 11th अगस्त। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, समझा क्या। पी अपना हो गया, एस हो गया। अभी इनवॉइस कब इशू क्या वो चेक करते। एंड द इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 23rd August. Okay, date of invoice is 23rd August. सिंपल, कोई डाउट है यहां तक में। अभी सिंपल एक टाइमलाइन बनाना है। यहां पर बना दो। ओके, टाइमलाइन बनाया। चेंज इन रेट का डेट बोलो फटाफट। ओके, 16 अगस्त इज द चेंज इन रेट का डेट। ओके, डेट ऑफ इनवॉइस 10th एंड डेट ऑफ पेमेंट 11th। ओके, यहां पर 10th है, यहां पर 11th है। ओके, ये एस का डेट है ना, ये पहला वाला एस, एंड ये वाला पेमेंट का डेट। एंड इनवॉइस कब बनाया, 23rd August को, दैट इज आफ्टर 16th। तो एस के बाजू में जो रहेगा वही टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर पी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो कौन सा रेट लगेगा, 5% की 12%, 5%। ओके, मिस्टर महेंद्र शर्मा क्लेम्स दैट he is liable to pay GST at the rate of 5%. But department took the view that he is liable to pay GST at the rate of 12%. किसका सही है, महेंद्र सर। ओके, तो अपना ये वाला हो गया। अभी यहाँ पर सेकंड पार्ट है, वुड योर आंसर अंडरगो एनी चेंज इफ द अबव पेमेंट वॉज credited in the bank account on 14th instead of 17th? कुछ चेंज होएगा क्या आंसर में, वो चेक करो। आंसर चेंज होएगा कैसे, चेंज नहीं होएगा आंसर, क्योंकि हम लोगों ने पहले 11th और 17 को कंपेयर किया। अभी 11 और 14 को कंपेयर करेंगे तो भी 11 ही आएगा ना पी। तो पॉइंट समझा क्या, नहीं समझा, सुनो क्या क्या। हाँ, नहीं तो भी चेंज नहीं होता आंसर। हाँ, मतलब 4 दिन के बाद आता तो फिर चेंज हो जाता आंसर। समझ में आ गया, सुनो ध्यान से, एवरीवन लिसन। 11 तारीख और 17 तारीख ये हम लोगों ने कंपेयर किया, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर कंपेयर किया। ओके, अभी अगर पेमेंट हम लोग को चेंज इन रेट के पहले आया, फिर भी हम लोग तो उसी को कंपेयर करेंगे। हम लोग पी को बैंक का डेट कब लेते हैं, पी को बैंक में पैसा आया वो डेट कब लेते हैं,
अगर 4 दिन के बाद पैसा मिला तो बैंक में जो दिन मिला दैट इज अवर पी। ओके, बट यहां पर हम लोग का पी तो सेम रह रहा है, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, एंड दैट इज 11th। ओके, तो आंसर वुड रिमेन सेम। समझ में आया सबको, आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला खुद से बाद में करना। ओके, ये वाला भी बाद में करना। हाँ, तो भी आंसर तो सेम रहता ना, ओल्ड रेट ही रहता। हाँ वही सेम। हाँ वो चीज। क्वेश्चन 22 ओपन करो। क्वेश्चन 22, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ओके, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम। ओके, ऐसा डिफिकल्ट। चलो, तुम लोग के लिए तो इजी है ये क्वेश्चन, तो वैसे मेरे से लग के डिफिकल्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। मेसर्स हाउसफुल कन्वेंशन हॉल is in the business of letting out its halls for function. It provides you with the following information for determining the amount of refund out of advance received based on time of supply for one of its client. कोई क्वेश्चन को खाली इंटरप्रेट करने को सीखो। एडवांस पेड, एडवांस पेड at the time of booking the hall for a function from 1st to 3rd November. ओके, अभी एक एक जो इवेंट हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। 1st to 3rd फंक्शन है, तो व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? डेट ऑफ सर्विस 3rd, मतलब कंप्लीट हुआ वही डेट लेंगे ना, तो 3rd नवंबर। क्लियर है क्या? एस दिया गया अपने को। ओके, देखो ये वाले पॉइंट से हम लोगों ने एस तो निकाला, पर ये पॉइंट पे इंफॉर्मेशन और कुछ दिया हुआ है। एडवांस पेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग। ओके, बुकिंग के टाइम पे 1 लाख का एडवांस दिया। ओके, तो 1 लाख रुपीज का एडवांस मिला हम लोग को, कौन से डेट पे मिला? 16 जुलाई को। यहाँ तक समझा? 1 लाख का एडवांस मिला, एडवांस मिला। देखो जितना दिया उतना पहले लिखते हैं, पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि आ रहा है कि नहीं अपने को, वो जाने दो, वो क्वेश्चन के एंड के बाद अपने आप धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिखते जाना, ऑटोमेटिकली क्लिक होएगा किधर काम आने वाला। तो 16 जुलाई को 1 लाख मिला। उसके बाद एडिशनल अमाउंट पेड 18th अगस्त। ओके, 2 लाख, मतलब 18th अगस्त को और 2 लाख रुपया मिला। सो टोटल कितना रुपया मिल गया? टोटल 3 लाख मिल चुका है। बरोबर है एवरीवन, यहां तक समझ में आया? टोटल 3 लाख मिल चुका है। फंक्शन कभी है? फंक्शन कभी है? फंक्शन कभी है? 3rd नवंबर को फंक्शन है, बराबर है। तो पैसा हम लोग को पहले मिला, इट इज एडवांस। ओके, जब पैसा मिला तब हम लोग को नहीं मालूम था कि रेट ऑफ टैक्स चेंज होएगा, तो हम लोगों ने पैसा मिला तब जीएसटी भर दिया रहेगा ओल्ड रेट के हिसाब से। अभी चेक करते हैं। फंक्शन इज हेल्ड एज पर शेड्यूल। ओके, इनवॉइस इज इशूड ऑन 25th नवंबर। ओके, तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 25th नवंबर इज डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आ रहा है क्या? कंसिडर दैट देर इज अ रेट ऑफ टैक्स चेंज फ्रॉम 15 अक्टूबर। ओके, फ्रॉम 5% टू 18%। मतलब रेट ऑफ टैक्स चेंज कब हुआ? 15th, बोलो 15th अक्टूबर। ओके, अभी हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया खाली उसको टाइमलाइन पे प्लॉट करना, एकदम सिंपल। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या डेट रहेगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स? 15 अक्टूबर। समझा यहाँ तक? अभी हम लोग को इनवॉइस का डेट लोकेट करना है। इनवॉइस किधर है? मतलब बाद में है कि पहले? एवरीवन, बाद में कि पहले? बाद में। कौन से डेट पे? ओके, 25th नवंबर को। तो इनवॉइस का डेट इज 25th नवंबर। एस का डेट किधर है दोनों में से? बाद में कि पहले? बाद में। तो एस का डेट इज 3rd नवंबर।
बरोबर। अभी पैसा कब आया हम लोग को? पूरा का पूरा पैसा पहले आया। ओके, पूरा का पूरा पैसा। तो हम लोग को एक डेट नहीं लिखेंगे, खाली पी लिख देते हम लोग। ओके, जितना पैसा है 3 लाख रुपए आया है ऐसा समझ के चलो, 3 लाख रुपए आया। अभी इनवॉइस कितने का बनाया देखो, 2,50,000 का इनवॉइस बनाया जो कि है टैक्सेबल वैल्यू। क्या है ये? टैक्सेबल वैल्यू। ओके, जीएसटी का रेट, अभी रेट कब कहां से कहां चेंज हुआ है देखो। पहले 5% था, अभी कितना हो गया? 18%। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, जीएसटी का रेट कौन सा आएगा इस सर्विस पे? इस सर्विस पे कौन सा रेट आएगा? 18 आएगा। क्यों 18 आएगा? क्योंकि एस के बाजू में पी है, सॉरी एस के बाजू में आई है, एंड आई के टाइम पर रेट क्या था? 18%। तो ये 2.5 लाख का जो टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें जीएसटी कितना परसेंट ऐड होएगा? कितना परसेंट ऐड होएगा? 18%। करो ऐड, कितना आ रहा है? हाँ, टोटल करो कितना आ रहा है? 2,95,000 आया। क्लाइंट ने हमको कितना रुपए एडवांस दिया था? 3 लाख। एक्चुअल बिल कितने का हुआ? 295। उसको कितना रिफंड देंगे? 5,000। सबको समझा क्या? इसको गो थ्रू करो एक बार, आराम से रीड करो। डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था? बराबर था, समझ में आने लायक था। एक बार पढ़ो इसको, क्लियर होएगा। अरे समझ में। देखो अभी तो हम लोग साथ में कर रहे हैं, जब खुद से करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का, खुद कैलकुलेशन वगैरह करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। I buy a set of modular furniture from retail store. Invoice is issued to me and I make the payment. ऐसे ही दिया क्वेश्चन। ओके, हम लोगों ने कुछ बाय किया है। ओके, इनवॉइस हम लोग को मिला और हम लोगों ने पेमेंट भी किया। आगे, द फर्नीचर इज डिलीवर्ड टू मी इन द later week when the technician is available to assemble it. The next day, rate of tax applicable to modular furniture is revised upwards, and the store sends me a supplementary invoice with delivery note accompanying the furniture to collect differential tax amount. Is the store correct on its part? चेक करेंगे। देखो, ये टाइम लाइन है। ओके, हम लोगों ने इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जब भी मिला तब हम लोगों ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। मतलब इनवॉइस एंड पेमेंट, ओके, दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। बरोबर। अभी फर्नीचर हम लोग को कब मिलने वाला है? ओके, नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिलेगा, व्हेन द टेक्नीशियन इज अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट वीक मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स अगले दिन चेंज हो गया। ओके, तो जब हम लोग को डिलीवरी मिलने वाला है तब तो नया रेट रहेगा। ओके, तो डिलीवरी के टाइम पे नया रेट रहेगा, लेकिन हम लोगों ने जब पेमेंट किया एंड इनवॉइस बनाया, समझा ने? ओके, तब क्या रेट था? जूना रेट था।
तो हम लोग के केस में जूना रेट ही लगेगा, जूना रेट लगेगा। ओके, जूना रेट लगेगा मतलब कि हमको कोई मतलब एडिशनल टैक्स का पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, अगला और उसके अगला दोनों डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो raises invoice for database access on 21st February. The payment is made by DD on 25th February. मतलब ये डेट किसका है? ये इनवॉइस का डेट, रेजस इनवॉइस बना। ओके, पेमेंट का डेट क्या है? 25th है, ये पेमेंट का डेट है। लेकिन हम इसको पी अभी के लिए नहीं बोलेंगे, चेक करेंगे 4 दिन में क्लियर हुआ कि नहीं। विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 28 February. Best info encashes the DD thereafter and gives the access. Okay. Meanwhile, the rate of tax is changed from 1st March. देखो एक्सेस कब दिया उसको? 3rd March को। ओके, एंड रेट ऑफ टैक्स 1 मार्च को चेंज हो गया। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मतलब रेट चेंज हो गया यहाँ पर, क्या रहेगा? चेक करो एक एक एलिमेंट, एकदम घाई मत, डायरेक्टली आंसर नहीं, एकदम आराम से। एक टाइमलाइन बनाया। ओके, चेंज इन रेट का यहाँ पर एक कॉलम डाल दो, 1st March। चेक करो अभी एस किधर है, एस किधर है? चलो पहली बात तो जो दिया है वो पढ़ लो। आई किधर है? ओके, आई कहाँ पे? 21st को। पी किधर है? पी बिफोर है 25 और 28, विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो 25, पी इज 25। ओके, एस मतलब उसको एक्सेस किस दिन मिला? 3rd March को एक्सेस मिला ना उसको। तो एस के बाजू में क्या है? कुछ भी नहीं, तो आई आर विच एवर इज अर्लियर। ओके, मतलब कि 21st February दैट इज ओल्ड रेट लगेगा। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है क्या? डाउट है बोलो, सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 25, Messrs KLM Limited, a publishing and printing house registered in Maharashtra, is engaged in supply of books, letter cards, envelopes, guides, reference material. The information is provided. Printing of books, okay, ये supply of goods है कि सर्विस है? कंटेंट, हाँ। ओके, तो यहाँ पर आके दिया देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग कंटेंट वॉज सप्लाइड बाय ऑथर, तो ये सर्विस हो गया। समझ में आ गया? तो दिस इज सर्विस। प्रिंटिंग ऑफ एनवलप्स, प्रिंटिंग ऑफ एनवलप क्या है? गुड्स है कि सर्विस है? ये गुड्स है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो फोकस है इट इज ऑन टेंजिबल पार्ट। ओके, टेंजिबल पार्ट के ऊपर फोकस है, तो ये क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। डेट ऑफ एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये डेट काम का है क्या? चेक करो। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सर्विस का हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई लिख लेते हैं। ओके, अगर टाइम लिमिट के अंदर बिल बनाया तो इट इज आई आर विच एवर इज अर्लियर, नहीं बनाया तो एस आर विच एवर इज अर्लियर। गुड्स के लिए हाँ, आई और रिमूवल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देखो, डेट ऑफ इनवॉइस और रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? एकदम सिंपल। अभी यहाँ पर डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ काम का है क्या? अभी ये कोई काम का नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग किस दिन है उसका क्या करने का है? कुछ काम का नहीं। डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, ये कौन से जगह पे काम का है वो बताओ? सर्विस में काम का है, ओके, गुड्स में काम का नहीं। एक काम करते, एक एक करके करते हैं। ओके, खाली प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का कर ले। हम लोग को एडवांस मिला 20 मार्च को, प्रिंटिंग कंप्लीट हुआ 10 अप्रैल को, इनवॉइस बनाया 15 को, 15 मई को। क्या 30 दिन में इनवॉइस बनाया? चलो देखो देखो, 30 दिन में इनवॉइस बनाया क्या? नहीं बनाया, तो कौन सा प्रोविजन लगेगा? एस और आर विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या? व्हाट इज द एस डेट? हाँ, एस का डेट 10 अप्रैल। आर का डेट क्या है? 20 मार्च। ओके, पैसा पहले मिला हुआ है।
ओके, अभी यहाँ पर आगे बैलेंस पेमेंट का ही बात किया, मतलब कि इधर से अपने को मालूम पड़ रहा है कि दो पेमेंट है, दो पेमेंट है, मतलब पार्ट पेमेंट तुम लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है, पार्ट वन पेमेंट एंड पार्ट टू पेमेंट। ओके, पार्ट वन का पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, एस आर विच एवर इज अर्लियर, एस मतलब अपना 10 अप्रैल और 20 मार्च, विच एवर इज अर्लियर, तो इट वुड बी 20 मार्च। ओके, फॉर पार्ट वन, क्लियर है। पार्ट टू 10 अप्रैल और 31 मई, विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो पार्ट टू का क्या रहेगा, 10 अप्रैल रहेगा, समझ में आया। ओके, 10th, यहाँ पर लिखता हूँ 10 अप्रैल और 31 मई, ये पार्ट टू के लिए, विच एवर इज अर्लियर, सो इट वुड बी 10 अप्रैल। क्लियर है सबको। तो दो पार्ट में अपना प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हो गया। तो हम लोग को ये रिमूवल वगैरह का डेट कुछ काम का नहीं, क्योंकि रिमूवल वाला काम कब आएगा, गुड्स में काम आएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग चेक करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट ढूंढना है, इनवॉइस और रिमूवल, खाली ये दो डेट ढूंढना है। ओके, इनवॉइस का डेट क्या है, 10 अप्रैल, रिमूवल का डेट क्या है, 7 अप्रैल। समझ में आएगा। देखो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमने डायरेक्टली स्किप कर दिया, क्योंकि हमको प्रोविजन क्लियर था, क्योंकि प्रोविजन के हिसाब से हमको दो ही डेट ढूंढने का था। ओके, बाकी डेट्स को हमने वैसे ही इग्नोर कर दिया, तो 7 अप्रैल इज द फाइनल आंसर। क्लियर है क्या। तो हमेशा क्या करना है आप लोग को, पहले प्रोविजन लिखना है, उसके बाद ढूंढना है। पहले ढूंढने को बैठ गए तो हम लोग को फिर बैठ बैठ के एलिमिनेट करना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले क्या कर लो, प्रोविजन लिख लो, फिर प्रोविजन में जो चाहिए उसको ही ढूंढो आप। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग ना अलग से लिखेंगे, मतलब यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो जाएगा, अलग से लिखेंगे यहाँ पर। A private limited, a registered supplier, manufactures product A and product B. Product A is taxable under forward charge. Okay, A किस में है, फॉरवर्ड चार्ज में। B is taxable under रिवर्स चार्ज। 61 नहीं, 31। ओके, ये गुड्स है, गुड्स प्रोडक्ट है ना, तो 61st नहीं लेंगे यहाँ पर, 31st लेंगे, डेट ऑफ रिसीट लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट लेंगे। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड। ओके चलो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ए एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, ओके, इनवॉइस और रिमूवल। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, बाद में लास्ट डेट को रिमूवल। ओके, वो सब लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में करना है। तो इनवॉइस और रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, ये हम लोग को ढूंढना है किसके लिए, प्रोडक्ट ए के लिए। और प्रोडक्ट बी के लिए क्या क्या ढूंढेंगे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और यस 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट। ओके, विच एवर इज अर्लियर, ये तीनों चीज ढूंढना है। मतलब हम लोग को कितना कितना चीज ढूंढना है, इनवॉइस रिमूवल ढूंढना है, एंड वहां पर क्या क्या ढूंढना है, हाँ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स ढूंढना है, 31st डे ढूंढना है, एंड डेट ऑफ पेमेंट। ओके, पेमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि बुक्स में किसी और दिन आया हो। ओके, तो यहाँ पर बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, ये भी ढूंढना है। समझ में आ रहा है। किसके बुक्स में ढूंढेंगे, सप्लायर के रिसिपेंट के, रिसिपिएंट के, क्योंकि आरसीएम वाला केस है। ओके, रिसिपेंट केस में ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेट दिया हो, तो उसको हटा देना है, तुम लोग को रिसिपेंट के बुक्स का डेट ढूंढना है। क्लियर है सबको। चलो अभी एक एक डेट का रिलेवेंस देखेंगे। 10th फरवरी, एक काम करते हैं, इसमें से जितने भी प्रोडक्ट ए के लिए उसको पहले लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं एंड राइट साइड पे प्रोडक्ट बी के बारे में लिखते हैं, तो अपने लिए क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। पहला इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट ए के रिलेटेड है, ओके, दूसरा भी ए से रिलेटेड है, तीसरा बी से रिलेटेड है, ओके, चौथा भी बी से रिलेटेड, ये वाला ए से रिलेटेड है, ये भी ए से है, ओके, ये बी से रिलेटेड।
नेक्स्ट वाला बी से रिलेटेड, देन ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, ए से रिलेटेड, बी, बी। आगे भी है ना कुछ? नहीं, इतना ही है, ठीक है। समझ में आया क्या अभी कौन सा इन्फॉर्मेशन किसके लिए काम आएगा? प्रोडक्ट ए के लिए हम लोगों ने जो लिखा है बस उतने पॉइंट्स में से ढूंढना है, एंड प्रोडक्ट बी के लिए जितना वहां पे लिखा है उसमें से ढूंढना है। क्लियर है? चल, प्रोडक्ट ए तो एफसीएम का प्रोडक्ट था, तो डेट ऑफ इनवॉइस ढूंढना है हमको और डेट ऑफ रिमूवल ढूंढना है। चलो, पेमेंट मिला है, पेमेंट मिला है, कुछ काम का है क्या? नहीं, ये दोनों डेट को वैसे ही इग्नोर करना है। ओके, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, रिमूव्ड, तो ये काम का डेट है। ओके, 5th मार्च इज रिमूवल डेट, समझ में आया क्या? तो 5th मार्च इज रिमूवल डेट, तो यहाँ पर हम लोग 5th मार्च लिख लेते हैं। उसके बाद रिसीट ऑफ प्रोडक्ट ए बाय बायर, बायर को मिला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स काम का है ना हम लोग के लिए? तो नहीं, एफसीएम के लिए काम का नहीं है, आरसीएम के लिए काम का था। आ रहा है कुछ समझ में? देखो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स भी दिया है, वो कहां पर काम आएगा? आरसीएम के लिए, तो ये तो अपने लिए काम का नहीं हुआ। ओके, ए के लिए काम का नहीं। उसके बाद इनवॉइस वाज इशूड, ओके, फॉर ₹2 लाख। ओके, इनवॉइस बनाया, कभी बनाया? 4 मार्च को। ओके, 4 मार्च को इनवॉइस बनाया। ओके, 2 लाख का इनवॉइस बनाया। उसके बाद पेमेंट मेड अपने लिए कुछ काम का नहीं है, एंड ये भी कुछ काम का नहीं। ठीक है, अभी यहां पर देखो, टोटल 2 लाख का ट्रांजेक्शन था। ओके, 1 लाख पहले मिला, 1 लाख बाद में मिला लास्ट में, लेकिन इनवॉइस 2 लाख का एक साथ ही दिया। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर प्रोडक्ट ए? 4th मार्च। आया है पॉइंट समझ में? एकदम सिंपल, कितना इंफॉर्मेशन था, लेकिन काम का खाली 2 ही चीज था। अभी प्रोडक्ट बी। ओके, प्रोडक्ट बी, अभी ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है। क्या हम लोग को सप्लायर का रिमूवल काम का डेट है कि नहीं? यहां पर रिसीट काम का है। ओके, तो एक एक डेट ढूंढते हम लोग किधर काम है। सबसे पहला पेमेंट मेड, पेमेंट काम का है क्या? पेमेंट काम का है, डेट ऑफ पेमेंट है। ओके, तो अभी चेक करते हैं। पेमेंट ऑफ ₹2 लाख मेड बाय बायर फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब फेब में पेमेंट किया। ओके, फेब में पेमेंट किया, एंड बोलता है कि हमको अगले महीने गुड्स देना, तो ये एडवांस है। ओके, 2 लाख का एडवांस दिया, 2 लाख का एडवांस दिया। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर ₹2 लाख, क्या पता आगे चल के और भी पेमेंट किया हो, पता नहीं। फॉर ₹2 लाख। ओके, एक एक करके चेक करेंगे। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 31st डे एंड डेट ऑफ पेमेंट। अभी के लिए पेमेंट का डेट मिल चुका है अपने को। ओके, 17 और 20 विच एवर इज अर्लियर। ओके, हम लोग के जेब से पैसा इधर गया, उसको ये डेट पे मिला, हमको क्या करना है? हम लोग को 17 इंपॉर्टेंट है, तो डेट ऑफ पेमेंट इज 17 फरवरी। यहाँ तक क्लियर है? आगे 20 फरवरी का यूज कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, रिमूव किया उसके फैक्ट्री से, कुछ काम का अपने लिए नहीं। रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी बाय बायर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है। ओके, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है? 23rd मार्च। सो 23rd मार्च है यहाँ पर, यहाँ पर भी 23rd मार्च लिख के रख रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ है आगे। उसके बाद रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी, अच्छा ये हो गया। यहाँ पर इनवॉइस इशूड फॉर ₹4 लाख, इनवॉइस इशूड फॉर ₹4 लाख, पर पेमेंट कितना हो चुका है पहले से? 2 लाख का पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर फॉर ₹2 लाख लिखना पड़ेगा मेरे को, तो ये अपना 4 लाख हो जाएगा ना। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? क्या है डेट ऑफ इनवॉइस? 11 मार्च। चलो, 11 मार्च काम का है अपने लिए, ऐड करो फिर 31st डे। 11 मार्च से 31 डे ऐड करेंगे। ओके, हम लोग को डायरेक्टली 11 मार्च इधर नहीं लिखना है, 11 मार्च प्लस 31 डे। दस अप्रैल। ओके, सो 10 अप्रैल दोनों जगह पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्लियर है? चलो आगे।
ये वाला हो गया। दो इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट मेड बाय बायर, पेमेंट मेड एज मेंशन्ड इन पॉइंट 13 अबव, मतलब कि जो बैलेंस पेमेंट की बात हो रही है, ओके, वो कभी किया हुआ है, 1 अप्रैल को पे किया, ओके, एंड 4 अप्रैल को उसको मिला, सप्लायर को मिला, तो हम लोग के लिए 1 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, तो 1 अप्रैल, ओके, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों में से विच एवर, क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले का 17 फरवरी, सेकेंड वाले का 23 मार्च, सिंपल। सबको क्लियर है क्या? मेरे को डिफिकल्ट था क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, एंड वो भी अनऑर्गेनाइज मैनर में, तो पहले हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किधर काम आएगा। ओके, इसको चेक करो, गो थ्रू करो नोट्स में। किसमें भी जाने दो, 11 अप्रैल आएगा। तो उसके हिसाब से ही करना है, क्योंकि एक ही हिसाब से करेंगे फिर, क्या नहीं तो वीडियो देखने वाले कंफ्यूज जाएंगे कि कभी 11 ले रहे कभी 10 ले रहे, तो एक हिसाब से ही करेंगे, तो 11। हाँ, नहीं, ऐसा लिखा है कि इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, मतलब कि 31st डे लिखना है, 30 डेज मतलब कि 30 के बाद वाला, तो हम लोग डायरेक्टली 31st गिनते हैं। ओके, चेक करो, खुद से रीड भी करो अगर नोट्स रहेगा तो। हम्म। हाँ, नहीं, रिडम्पशन रहेगा ना आप लोग, तो फिर नहीं आएगा। नहीं, पर कौन सा गिफ्ट लोगे मालूम नहीं था ना, एग्जैक्ट अगर मालूम था यही गिफ्ट लेना है, हाँ फिर नहीं आया। नहीं नहीं, अगर पहले से मालूम है एग्जैक्ट कौन सा गिफ्ट है, तो नहीं आया, नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने सप्लाई कुछ भी नहीं किया ना। नहीं, पर रिडीम करेंगे तो आपका, हाँ वो तो ऐसे ही है, बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्चुअल रेट मालूम ही नहीं था ना, जब वाउचर इशू किया तब कौन से रेट से जीएसटी लेंगे, 100 रुपए में से जो खरीदेंगे उस पे लेंगे ना, पर क्या खरीदा वो मालूम ही नहीं। क्लियर है क्या ये सबको? ठीक है, तो अपना सब क्वेश्चंस हो गया यहाँ पर।